हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका एससीसी कोर्स के अंतर्गत, मतलब कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। बुक का नाम है भारत में रेडियो और सिनेमा। यूनिट 3 की हम बात कर रहे हैं। यूनिट 3 को बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा गया है आपके बुक के अकॉर्डिंग। तो ये आपका सेकेंड पार्ट है, जिसका नाम है भारतीय सिनेमा का के प्रारंभिक वर्ष भाग 2। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पूरी देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार कोलकाता में है और साथ के साथ बॉम्बे में किस प्रकार जो मूवीज़ है वो शुरू हुई, थिएटर्स के बारे में हम बहुत सारी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1918 में महाराष्ट्र फिल्म कंपनी कोल्हापुर के साहू महाराजा की देखरेख में स्थापित हुई थी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि बम्बई में, उस समय उसको बम्बई कहा जाता था, मुंबई को। तो बम्बई में 1918 में पहला जो भारतीय फिल्म कंपनी थी वो थी महाराष्ट्र फिल्म कंपनी, जो कि कोल्हापुर के साहू महाराजा की देखरेख में शुरू की गई थी, मतलब उनकी निगरानी में इसको स्थापित किया गया। इस कंपनी ने बाबूराव पेंटर के तहत मूक फिल्म में कदम रखा और सीता स्वयंवर जैसी पौराणिक कथाओं का चित्रण किया। फिर बाबूराव पेंटर के देखरेख, मतलब बाबूराव पेंटर के द्वारा या उनकी हेल्प से मूक फिल्म, जिसको हम आप साइलेंट मूवीज भी कहते हैं, तो जो साइलेंट मूवी है उसमें कदम रखा और सब सीता स्वयंवर, जो कि 1918 में आई थी, सीता स्वयंवर जैसी पौराणिक फिल्मों का निर्माण किया। 1929 में वी शांताराम और अन्य 4 भागीदारियों द्वारा प्रभात फिल्म कंपनी की शुरुआत की गई। इस कंपनी ने हरिश्चंद्र की कहानी, जिसने दुर्गा खोटे अभिनेत्री फाल्के फिल्म्स लॉन्च की और अपने फिल्म अयोध्या राजा के साथ टॉकीज की ओर रुख किया। अब क्या हुआ है, अब होता है ना कि उस समय नए नए टॉकीजेस खुल रहे थे, नई नई फिल्म कंपनीज खुल रही थी, क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोश था नई नई फिल्में बनाने का। ठीक है, तो उसी प्रकार 1918 में महाराष्ट्र फिल्म कंपनी खुली। 1929 में वी शांताराम और उनके 4 दोस्तों, या आप कह सकते हैं 4 भागीदारों द्वारा एक कंपनी खोली गई, जिसका नाम था प्रभात फिल्म कंपनी। इस कंपनी ने राजा हरिश्चंद्र जैसी फिल्मों को भी वहाँ पे अपने यहाँ प्रस्तुत किया और साथ के साथ अयोध्या राजा के साथ उन्होंने टॉकीज किया और रुक किया, मतलब अयोध्या राजा तैयार करके उसको टॉकीज में आप कह सकते हैं कि लोगों को दिखाया गया। तो ये अयोध्या राजा है। ठीक है, एक प्रकार से उस समय मेन काम जो था ना, उस समय था कि लोगों को पुरानी और भगवान से रिलेटेड जो धार्मिक मूवी थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसीलिए सीता स्वयंवर हो गया या अयोध्या राजा हो गया या भगवान से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड और जो मूवीज़ थी ना, उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। कंपनी को पुणे स्थानांतरित कर दिया गया था और फिर उन्होंने माया मचिंदा जो 1932 में, सिंहगढ़ 1933 में, अमृत मंथन 1934 में और अमर ज्योति 1936 जैसी शुरुआती टॉकीज के कुछ क्लासिक निर्माण किए, जो मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध थे। फिर क्या हुआ, जो प्रभात कंपनी थी फिल्म कंपनी, उसने ये सारी जो फिल्में हैं इन सबको बनाया और क्या करा, क्लासिक मूवीज़ थी। ये क्लासिक मूवीज़ थी जो कि 2 भाषा, हिंदी सहित मराठी भाषा में भी उपलब्ध थी। इसके बाद आगे देखें, बॉम्बे में फिल्म उद्योग की शुरुआत 1920 के दशक में स्थापित स्टूडियो के माध्यम से हुई थी। इन स्टूडियो में द कोहिनूर, द इम्पीरियल, रंजीत मूवीटोन, सागर फिल्म कम शामिल थे। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि बॉम्बे में जो फिल्म बनाने का जो काम था ना, या जो इंडस्ट्री थी, वो 1920 के दशक में शुरू हुई थी, ना कि 1920 का जो सन है 1920 के दशक में शुरू हुई थी। साथ के साथ इसमें कई ऐसे बड़े बड़े आप कह सकते हैं स्टूडियोज खोले गए जिनका नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित था उस समय, जैसे कि द कोहिनूर, द इम्पीरियल, या फिर रंजीत मूवीटोन या सागर फिल्म कंपनी। ठीक है, तो ये जो स्टूडियो थे ये काफ़ी फेमस थे उस समय। पारसी नाट्य परंपराओं से प्रभावित होकर इन स्टूडियो ने हॉलीवुड स्टूडियो के तर्ज पर स्थापित हुआ था। ठीक है, तो उस समय जो पारसी नाटक थे ना, उनको देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रभावित हुए और उन्होंने हॉलीवुड के जैसे जो स्टूडियोज हैं उनको खोलने का प्रयास किया, या उनके जो स्टैंडर्ड जैसा है उतने स्टैंडर्ड के जो स्टूडियोज हैं उनको खोले। इन स्टूडियो में इन हाउस
स्टार सिस्टम स्थापित करने की मांग की गई। एक मांग की गई कि हम लोगों को इन हाउस स्टार सिस्टम स्थापित करना चाहिए। फिल्म में पौराणिक कथाओं के निर्माण के माध्यम से स्वदेशी के चल रहे आवाहन को संबोधित किया जाता था। मतलब फिल्में बनाई जाती थी, पौराणिक फिल्में बनाई जाती थी, कथाएं बनाई जाती थी, ठीक है। और क्या होता था, स्वदेशी मतलब देश के अंदर जो चल रहे, आप कह सकते हैं उस समय देश की आज़ादी के लिए जो चीज़ें चल रही थी उन सबको क्या कहते हैं, संबोधित किया जाता था। और देश के अंदर की जो बातें हैं वो सब दिखाई जाती थी लोगों को। अब इससे पहले क्या होता था, हमने प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उनमें भी देखा कि कई सारी फिल्में अमेरिका सहित यूरोप से क्या करी जाती थी, आयात करी जाती थी, और यहाँ के लोगों को हॉलीवुड हो गई या फिर यूरोपियन मूवीज़ दिखाई जाती थी। परंतु जब यहाँ पे लोगों ने स्टूडियो अपने चालू करे तो उन लोगों ने जो देशभक्ति की फिल्में और स्वदेशी फिल्में लोगों को दिखाने के लिए बात कही। आगे देखें, कुछ फिल्मों में वाद विवाद भी उत्पन्न हुआ, जैसे कि विदुर जो कि 1921 में आई थी, जो महाभारत की एक किंवदंती का रूपांतरण थी। एक फिल्म आई थी विदुर जो कि 1921 में आई थी। उस फिल्म के ऊपर आप कह सकते हैं कि विवाद रहा, क्योंकि अंग्रेज और जो भारतीय थे या फिर जो फिल्म प्रोड्यूसर्स थे उनके बीच में इस बात को लिए विवाद रहा। इस फिल्म में विदुर है उसका चरित्र को लेकर महान विवाद उत्पन्न हुआ था। यहाँ बताया गया 1921 में भक्त विदुर देश की पहली फिल्म थी जिस पर विवाद के बाद प्रतिबंधित लगा दिया गया, मतलब उसको बैन कर दिया गया मूवी को 1921 में। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को एक प्रकार से वो फिल्म क्या लग रही थी, हिंसक लग रही थी। इसका कारण क्या था वो देखते हैं। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने कराची और मद्रास प्रांत में इसके सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगा दी, मतलब जो पब्लिकली जो लोग मूवीज को देख सकते थे उसको देखने पे इसको रोक लगा दी गई। यह फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड या रोलर एक्ट लागू होने के तुरंत बाद आई थी। तो ये जो फिल्म थी विदुर, ये कब आई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलर एक्ट जब लागू कर दिया गया था भारत में, उसके बाद ये फिल्म को लाया गया। फिल्म में महाभारत कालीन पात्र विदुर के चरित्र महात्मा गांधी चरित्र की तरह चित्रित किया गया। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कारण था इस फिल्म को हटाने का। क्यों? क्योंकि जो फिल्म में विदुर दिखाया गया था वही भारत में रियल लाइफ में महात्मा गांधी का चित्रण था, कि महात्मा गांधी को पता था कि इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि विदुर जो था वो भी, उसको भी भविष्य के बारे में जानकारी हुआ करती थी उस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि महात्मा गांधी के बारे में एक प्रकार से चित्रण किया गया था विदुर को लेकर। श्री गांधी के पतले पतले संस्करण और शिवाजी पर भी कुछ फिल्में बनाई गई थी, ठीक है। महात्मा गांधी पर भी और शिवाजी को लेकर भी कुछ फिल्मों का निर्माण किया गया, जिसके ऊपर बाद में भी कई वाद विवाद रहे, ठीक है। अंग्रेजों ने कई फिल्मों को बैन कर दिया बिकॉज उनको लगता था कि ये फिल्में हिंसक है, ये फिल्में हिंसा को बढ़ा सकती हैं। भारतीय सिनेमा में प्राचीन कथाओं और भक्ति फिल्मों का खास महत्व है। यह फिल्में को बेहद लोकप्रिय बनाता है, ठीक है। तो भारतीय सिनेमा में जो प्राचीन कथाएं, जो पुरानी कथाएं हो गई, भगवान राम की हो गई, भगवान विष्णु की हो गई, ठीक है, इस प्रकार की जो कथाएं हैं, इनसे रिलेटेड जो मूवीज़ हैं, ये लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, ठीक है। तभी जो मूवीज़ बनती थी उस समय वो बहुत चलती थी। ये फिल्में क्या होती थी, बेहद लोकप्रिय होती थी। टॉकीज के आगमन के बाद भी स्टूडियो ने नवीनतम और ध्यान केंद्रित करने के बजाय पौराणिक और भक्ति फिल्मों से चिपके रहने का फैसला किया। क्या हुआ? टॉकीज आ गए, अब लोग फिल्म देख सकते थे इजीली। फिर भी जो फिल्म प्रोड्यूसर्स थे ना, उन्होंने फिल्मों का जॉनरा चेंज करने के बजाय जो धार्मिक फिल्में हैं, पौराणिक भक्ति फिल्में हैं, उनसे ही वो लोग चिपके रहे। दशक के अंत में समकालीन सामाजिक समस्याओं को चित्रित करने वाली फिल्मों का निर्माण हुआ। अब क्या हुआ, जो साल था, मतलब वो जो दशक था, उस दशक के अंत में जो पौराणिक फिल्में हो गई, सामाजिक समस्याएं एक प्रकार से कि उस समय समाज में जो दिक्कतें थी ना, वो दिक्कतें फिल्म के द्वारा लोगों को दिखाई जा रही थी। जैसे कि दुनिया ना माने जो कि 1937 में आई थी, आदमी 1939 में आई थी, और संत तुकाराम जो कि 1936 में आई थी। ये फिल्में क्या बताती थी? ये फिल्में बताती थी कि समाज में कितनी परेशानियां हैं और वो परेशानियां लोगों को दिखाई देती थी, ठीक है। ये पोस्टर्स हैं उन मूवीज़ के, आप देख सकते हैं। दुनिया ना माने में एक महिला ने बेमेल विवाह के मुद्दे से निपटते हुए अपनी शादी को अधिक उम्र के व्यक्ति के करने से इनकार कर दिया। दुनिया ना माने जो मूवी थी उसमें बताया गया है कि एक
जो महिला, जो कि महिला है, सॉरी, महिला ने बेमेल विवाह, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करने से मना कर दिया जिसके साथ उसका मेल नहीं खाता, क्योंकि काफ़ी इजी सी बात है, क्योंकि जिसके साथ किसी औरत का मेल नहीं खाता वो उससे शादी क्यों करेगी, ठीक है। तो उसके लिए मना कर दिया, शादी से इनकार कर दिया, और जो कि आदमी अधिक उम्र का भी था, अधिक उम्र के आदमी से शादी करने से इनकार कर दिया। तो ये एक मुद्दा था उस समय। फिर जो आदमी मूवी थी वैश्यकृत के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करती थी, मतलब वैश्याओं से रिलेटेड जो मुद्दे थे उस पर ध्यान केंद्रित करती थी और समाज को एक वैश्य की अपनी धारणा और पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। तो समाज को एक नई विचारधारा, वैश्याओं के लिए नई विचारधारा तैयार करने का एक क्या दिया, मौका दिया। संत तुकाराम प्रभात की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जिसे सामाजिक शोषण के बारे में यथार्थवादी कथा के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। संत तुकाराम जो मूवी थी वो प्रभात के द्वारा सबसे प्रसिद्ध या फिर सबसे लोकप्रिय रचना थी, सबसे आप कह सकते हैं कि बढ़िया मूवी थी, जिसे सामाजिक शोषण के बारे में यथार्थवादी कथा के रूप में वर्णित किया गया। मतलब सामाजिक शोषण से रिलेटेड जो मुद्दे थे ना, वो मुद्दे संत तुकाराम मूवी में बताए गए थे। 1930-40 के दशक में सबसे बड़े स्टूडियो में से एक बॉम्बे टॉकीज था, जिसे 1934 में हिमांशु रॉय और देवकी रानी द्वारा स्थापित किया गया था। 30 से 40 का जो दशक था ना, उस दशक के अंदर बॉम्बे में सबसे बड़ा एक ही टॉकीज था जिसका नाम था बॉम्बे टॉकीज, ठीक है। और उसको हिमांशु रॉय और देविका रानी द्वारा क्या करा गया था, स्थापित किया गया था, मतलब शुरू किया गया था। इसने न केवल राज कपूर, दिलीप कुमार की पसंद के करियर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मधुबाला के साथ साथ देवानंद और बिमल रॉय के निर्देशन की शुरुआत, लेकिन कंपनी के सभी सदस्यों को उनकी जाति की परवाह किए बिना कैंटीन में एक साथ भोजन करने के लिए कहा जाता, जब अस्पृश्यता भेदभाव बहुत अधिक था, ठीक है। तो जो बॉम्बे टॉकीज था ना, उस बॉम्बे टॉकीज जो आप कह सकते स्टूडियो, उस स्टूडियो ने काफ़ी बड़े स्तर पर क्या करा, काम किया। बॉम्बे में उस समय सबसे बड़ा वही था। तो बहुत बड़े बड़े अभिनेता जिनका नाम आज फिल्म इंडस्ट्री में एक आप कह सकते हैं कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, ऐसे अभिनेता उस टॉकीज के द्वारा प्रसिद्ध हुए, ठीक है। उस टॉकीज में उन लोगों की जो फिल्में हैं वो दिखाई गई, लोग स्टूडियो के द्वारा बनाई गई टॉकीज में दिखाई गई, और ज़्यादा ज़्यादा वो क्या हुआ, फेमस हुए वो लोग, जिसमें दिलीप कुमार आते हैं, ठीक है, देवानंद, बिमल रॉय और मधुबाला आते हैं। ये जो है ना हस्तियाँ, ये हस्तियाँ बहुत फेमस हुई। उस समय क्या था कि उस टॉकीज में कहा गया कि जातिवादी का ध्यान रखे बिना सभी लोग साथ मिलकर कैंटीन में खाना खाएंगे, क्योंकि उस समय भेदभाव, जाति का भेदभाव, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो अपर कास्ट और लोअर कास्ट को लेकर उस समय लोगों की मेंटेलिटी काफ़ी अलग थी। तो जो टॉकीज था उसके द्वारा कहा गया कि बिना किसी जाति का ध्यान रखे, परवाह किए, सभी लोगों को कैंटीन में साथ बैठकर खाना खाना है। उस समय बनाई गई फिल्मों के द्वारा जनता को जाति भेदभाव के बारे में जागरूक किया जाता था, जिसका उदाहरण देविका रानी और अशोक कुमार अभिनेत्री अछूत कन्या, जो कि 1936 में आई थी, जैसी फिल्मों के माध्यम से देखा जा सकता है, ठीक है। तो उस समय क्या था, जाति से रिलेटेड जितने भी मुद्दे थे ना, उनके ऊपर फिल्में बनाई जा रही थी, ठीक है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि जातिवाद जो है या फिर अपर कास्ट लोअर कास्ट है, ये कुछ नहीं होता, बस लोगों की मेंटेलिटी की बात है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके लिए फिल्में बनाई गई, जिसमें देविका रानी और अशोक कुमार थे, अभिनेत्री थे। अछूत कन्या मूवी का नाम था, जो कि 1936 में आई थी, जैसे फिल्मों के माध्यम से जो एक प्रेम कहानी के रूप में प्रचलित जाति आधारित पूर्वग्रह और धार्मिक कट्टरपंथा को दर्शाती है, ठीक है। तो उस फिल्म में क्या दिखाया गया, उस फिल्म में दिखाया गया दो अलग अलग कास्ट के लोग प्रेम करते हैं, ठीक है, प्यार करते हैं, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि एक प्रकार से कि जातिवादी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, जो मानवता है उस पर ध्यान देना चाहिए लोगों के हिसाब से, ठीक है। तो ये उस फिल्म में एक प्रकार से बताया गया कि जातिवादी जो है वो लोगों की मेंटेलिटी तक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फिल्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी रही उस समय। प्रभात भक्ति फिल्मों में जाति प्रश्न को संबोधित करने के लिए अलंकारिक दृष्टिकोण क्या होता है, अलंकारिक दृष्टिकोण का अर्थ होता है किसी चीज को उसकी रचना या स्वरूप से अलग तरीके से देखना। तो क्या हुआ, प्रभात जो फिल्म कंपनी थी, प्रभात भक्ति फिल्मों में जाति प्रश्न, जो भक्ति से रिलेटेड फिल्में थी, उसमें जाति के प्रश्न को लाकर लोगों के सामने दिखाते थे, संबोधित करते थे, ठीक है, जिससे कि जो लोग भक्ति फिल्में देखते हैं या देखने आते हैं, अगर वो लोगों के बीच में भी जाति से रिलेटेड कोई इशू है तो वो फिल्म को देखकर समझ पाते हैं पॉइंट को। तो क्या करते हैं, जाति के प्रश्न को संबोधित करने के लिए क्या अलंकारिक दृष्टिकोण के बजाय
के बजाय अछूत कन्या व्यवस्था की दमनकारिता को उजागर करने के लिए मेलोड्रामा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो फिल्म में एक प्रकार से फिल्म में ये नहीं दिखाया जाता कि जातिवाद का दिखा रहे हैं तो हम एक अलग नज़रिए से उसको देखेंगे, नहीं। फिल्म में लोगों को इस तरह से बताया जाता है जातिवाद के बारे में कि लोग समझ भी पाएँ, ठीक है, और उनको दुख भी ना हो, या फिर उन्हें कोई ऐसा इश्यू ना लगे कि ये जो फिल्म है ये विवादित रूप से है। ठीक है, इस प्रकार से फिल्म को दिखाया जाता था। ड्रामा के रोल पे या मेलो ड्रामा के रोल में उसको दिखाया जाता था। अंत में त्रासदी एल देवदास में समाप्त हुई। इरा भास्कर हालांकि फिल्म को स्त्री की इच्छा की अभिव्यक्ति के संदर्भ में भी पढ़ती है। आगे बढ़े, 1930 के दशक के दौरान बॉम्बे फिल्म उद्योग को कोलकाता, मद्रास और लाहौर के फिल्म उद्योगों में कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो बॉम्बे जो फिल्म उद्योग था या बॉम्बे जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसने कोलकाता और मद्रास और लाहौर में जो फिल्में बन रही थी उनसे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कंपटीशन किया। हालांकि बॉम्बे फिल्मों में संवाद और गीत का मुख्य भाषा के रूप में हिंदुस्तानी को अपनाने, इसके गीत और नृत्य दृश्य के साथ इसे लोकप्रिय स्वाद को पूरा करने में मदद मिली। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बॉम्बे जो फिल्म थी उससे पहले लोग क्या उनसे फिल्में देखा करते थे हॉलीवुड, जो कि मूवी अलग अलग भाषाओं में या फिर मुक्त मूवीज हुआ करती थी। परंतु जब लोगों को अपने स्वदेशी फिल्म देखने का मौका मिला तो लोगों ने फिल्मों को काफ़ी ज़्यादा प्रचलित कर दिया। तो बॉम्बे जो टॉकीज था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा चला। फिर आता है मदद मिली लोकप्रिय करने में, और स्टारडम के उदय ने अभिनेताओं को भूतपूर्व मुद्रा प्राप्त की और यह सुनिश्चित किया कि फिल्मों के निर्माण उपरि केंद्र के रूप में एक मुख्य प्रतियोगिता कोलकाता फिल्मों के बजाय बॉम्बे उभरे। ठीक है, तो कोलकाता की बजाय जो फिल्में थी वो बॉम्बे में ज़्यादा उभरी। कोलकाता भारतीय सिनेमा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। भारत की फिल्म राजा हरिश्चंद्र की निर्देशित फिल्म राजा 1913 मुंबई में बनाई गई, लेकिन कोलकाता में भी इसने अपना योगदान देने में पीछे नहीं हटे। ठीक है, तो जो राजा हरिश्चंद्र मूवी थी जो कि 1913 में आई थी वो बनाई तो मुंबई में गई थी, परंतु जब उसे कोलकाता में रिलीज़ किया गया तो एक प्रकार से कोलकाता में भी उस मूवी ने बहुत बढ़ चढ़कर क्या करा, योगदान दिया इस मूवी को बढ़ाने में।